हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है मांग की लोच। तो ये एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसे हम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो 1 बाय 1 ये लेक्चर बनेगा, जहाँ से हम इसे कंप्लीट करके छोड़ेंगे पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में वहीं से हम इसे कैचअप करेंगे। तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्शल ने जो थ्योरी दी थी लॉ ऑफ डिमांड की, जिसे हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं, जिसमें हमने ये कहा कि द डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। उसमें हमने कहा, तो मार्शल ने मांग का नियम दिया कि इफ़ ऑल द थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड हैव द इनवर्स रिलेशनशिप। इट मीन्स व्हेन द प्राइस हाई द डिमांड विल बी लो, एंड व्हेन द प्राइस विल बी डाउन द डिमांड विल बी हाई। इसका मतलब मांगे जाने वाली किसी भी वस्तु की कीमत और उसके मांगे जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। जब कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है, और अगर कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इस थ्योरी पर मांग का नियम स्थापित किया गया और इसे जो है सर्वसाधारण और सार्वभौमिक नियम की मान्यता प्राप्त है। कहीं कहीं तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स को साइंस की थ्योरी मानने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो उसके लिए हम इसी लॉ ऑफ डिमांड के ही मैटर को स्टेबलाइज करते हैं कि इसकी थ्योरी एकदम सटीक है जैसे विज्ञान के नियम हैं। लेकिन इस नियम की एक कमी यह है, जो यह नहीं बताता कि कीमत में कितनी कमी होने पर मांग में कितने की वृद्धि होगी, या कीमत में कितनी वृद्धि होने पर मांग में कितनी कमी होगी। इसका मतलब ये है कि हम मांग के नियम से सिर्फ यह जान सकते हैं कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड, बट हाउ मच प्राइस चेंज इन प्राइस या हाउ मच चेंज इन डिमांड ड्यू टू हाउ मच चेंज इन प्राइस, ये हम मांग के नियम से नहीं बता सकते। इसीलिए हमें एक और सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मार्शल का ही दिया हुआ नियम है। तो इसकी हम शुरुआत मार्शल की परिभाषा से ही शुरू करेंगे। मार्शल ने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन सैमुअल्सन की परिभाषा सबसे सटीक मिलती है, जो कहता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन को जिससे हम मापते हैं, उस मापन की प्रक्रिया को हम मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच का जो फार्मूला होता है वो होता है ईडी हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन द डिमांड को हम कैसे लिखेंगे, Q2 माने बाद की मांग, माइनस Q1 माने प्राइमरी डिमांड, डिवाइडेड बाई प्राइमरी डिमांड इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P2। अब की कीमत P1 प्राइमरी प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइमरी प्राइस इंटू 100 से कट जाएगा। Q2 माइनस Q1 को हम डेल्टा Q कह सकते हैं, Q1 को हम Q लिख दें, P2 माइनस P1 को हम डेल्टा P लिख दें, फिर P1 को हम P लिख दें, और हम इसे अगर सिंपलीफाई कर लें तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P इंटू Q। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएशन मेथड में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं dQ अपॉन dP इंटू P अपॉन Q। तो दिस इज़ अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अवधारणा है, यह उसका सूत्र है। अब हम ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते कितने प्रकार के हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते कितने प्रकार के हैं, इसके लिए हमें डिमांड फंक्शन को एक बार फिर से देखना होगा। जनरली हम कहते हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। हम कहते तो हैं डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस से ही डिमांड प्रभावित होती है, वह इनकम से भी प्रभावित होती है, और अनदर गुड्स की प्राइस भी उसे प्रभावित करती हैं। इसीलिए जो है हम ये मानते हैं कि 3 तरह के मांग की लोच होती है। तो पहले को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यह बताती है कि उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, जबकि उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसे मापा जाए, तो उसे हम
डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे तो इसे हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि मांग को उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है, इसलिए आय में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है, अगर इसे हम मेज़र करें तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और उस वस्तु की कीमत से अगर संबंधित मांग पर में परिवर्तन ना आए, मांग में परिवर्तन इस वजह से आए क्योंकि उससे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, वहाँ अगर मांग की लोच हमें निकालनी हो तो हम उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माध्यम से नहीं निकाल सकते। देन वी यूज़ द another type of elasticity of demand is known as a cross elasticity of demand. We know that there is a two relative goods known as the first is substitute goods are the complementary goods. Substitute goods का मतलब कि either this or that, और complementary goods का मतलब this and that। तो इसके थ्रू हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला टाइप जिसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परिभाषा ठीक वही है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परिभाषा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही है कि दिस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी चेंज इन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। तो इसका जो मेजरमेंट का तरीका होगा वो यही होगा कि ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू द प्राइस, तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी इंटू क्यू। अगर डिफ्रेंसिएशन मेथड में लिखना हो तो ये आपके सिलेबस में यह है कि हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे और उसके मापने की विधियाँ माने मेजरमेंट। तो हम शुरुआत करेंगे मेजरमेंट की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 4 विधियाँ हैं, 4 तरीके से इसे मापा जा सकता है। पहले को हम कहते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी बात मैथमेटिकल अप्रोच से। तो दिस इज़ अ मैथमेटिकल अप्रोच। तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच वो है जो सूत्र के द्वारा मांग की लोच को मापता है। तो सूत्र यह है कि ई पी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी इंटू क्यू, या अगर इसका डिफ्रेंशिएशन मेथड ले लें तो दिस इज़ अ डी क्यू अपॉन डी पी, पी इंटू क्यू। चूँकि यह उसी वस्तु की कीमत से संबंधित है तो यह सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो प्राइस कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा निगेटिव में आता है। क्योंकि अगर हम सामान्य वस्तु की बात करें तो उसमें मांग का नियम काम करता है। इसका मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। इसका मतलब उनके बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए अगर हम मांग की लोच को मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू देखें तो मांग की कीमत लोच जो हो निगेटिव होती है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ 2 फार्मूले लिखे हैं, एक न्यूमेरिकल फार्मूला है, दूसरा डिफरेंशिएशन के थ्रू फार्मूला है। तो हम 2 इसे फार्मूले से देखेंगे। तो हमने एग्जांपल भी 2 रखे हैं। मान लिया कि कोई वस्तु एक एक्स है, एक एग्ज्यूमिंग गुड्स हम लेते हैं जो एक्स है, उसकी अगर प्राइमरी प्राइस P1 है और फिर प्राइस बढ़ के P2 हो जाती है 110 और उसकी मांग प्राइमरी प्राइस पर P1 पर Q1 1 लाख यूनिट है और P2 पर वो Q2 85,000 यूनिट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही होगी, पहले हम कहेंगे Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15,000, 1 लाख डिवाइडेड बाई 85,000 तो हो गया माइनस 15,000 और डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। तो P2 इज़ 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू प्राइमरी प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइमरी क्वांटिटी। तो प्राइमरी प्राइस इज़ 10 एंड प्राइमरी क्वांटिटी इज़ 1 लाख। तो ये जब सारा हम सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला तो ये हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 1.5। 1.5 आने से एक बात तो पता चलती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह बता दें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। बस ये हम जानते हैं कि हम ये जान लें कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो सामान्य वस्तुओं के लिए हमेशा निगेटिव ही आएगी। हम इसे एक इक्वेशन के रूप में, डिफरेंशिएशन के रूप में भी समझ सकते हैं। मान लिया कि एक मांग समीकरण है Q इज़ इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर। तो हम पहले क्या निकालेंगे? डी क्यू अपॉन डी पी, ये प्राइमरी फंक्शन है। तो हम इसे डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट है तो 20 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2p। तो डी क्यू अपॉन डी पी का मान मिल गया हमें 2p। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूला में डी क्यू अपॉन डी पर यहाँ माइनस 2p रख दें, इन टू पी की जगह p ही रख दें और q की जगह हम फिर ये फार्मूला रख दें। माइनस 2p इस p से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर और डिवाइड बाई 20 माइनस पी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर।
अब अगर मान लिया कि सवाल में ये दिया रहे कि इफ़ p इज़ इक्वल टू 2, यदि p का मान दे दिया रहे कि अगर कीमत 2 है तो मांग की लोच बताइए, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो 2 इंटू पी स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, तो -8 डिवाइडेड बाई 20 माइनस पी स्क्वायर, p का मान 2 है तो 2 इंटू 4 20 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा -1/2 इज़ इक्वल टू -0.5। यहाँ देखिए ये 1 से कम भी है, इसका मतलब मांग की लोच कुछ भी हो सकती है, वह 1 से ज़्यादा 1 से कम भी हो सकती है। बस सामान्य वस्तु के संदर्भ में मैं फिर एक बार बता दूं कि वह माइनस होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड नोन एज अ मैथमेटिकल अप्रोच, दिस इज़ अ मेजरमेंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे मेथड को हम देखें, दूसरे मेथड को हम कहते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत है। तो जो पॉइंट मेथड है वो कोई न्यूमेरिकल इशू नहीं है, इसे हम डिमांड कर्व पर अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मापना चाहें तो यह मेथड हमें वह फार्मूला बताता है जिससे हम डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापते हैं। नए नाम से ही आप इसे समझ सकते हैं, इसका नाम है पॉइंट मेथड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डिमांड कर्व है, जैसे इसमें एक डिमांड कर्व है पी क्यू, इसमें एक डिमांड कर्व है पी क्यू, तो इस अगर डिमांड कर्व पर अगर हम आर बिंदु पर अगर हम मांग की लोच मापना चाहें तो जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है वह हमें कोई उत्तर नहीं प्रदान करेगा, इसलिए हम यहाँ एक दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसे हम पॉइंट मेथड कहेंगे। तो पॉइंट मेथड क्या है, आइए हम देखते हैं। तो हम एक डिमांड कर्व खींचते हैं, वहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं आर, उससे हम टेंजेंट खींचते हैं एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर जो टेंजेंट टच करता है उसे हम ए का नाम दे देते हैं, एक्स एक्सिस पर जो टच करता है उसे हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सिचुएशन। अब क्या है कि हम आर बिंदु से एम बिंदु की तरफ चलते हैं, तो जब एम बिंदु से हम टेंजेंट खींचते हैं तो प्राइस पर वाई पे जो आता है वो सी है, क्यू पर जो आता है वो डी है। इसका मतलब कि ओ ए ये P1 है, ओ सी P2 है, ओ बी Q1 है और ओ डी Q2 है। फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे जो हमें फार्मूला मिला है। तो इस फार्मूला में हम इस डिमांड कर्व से कैसे करेंगे, तो डेल्टा क्यू क्या है आपका बी डी, डेल्टा पी क्या है, या तो आर एस कहें चाहे ए सी कहें, दोनों पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। वैसे ही हम डेल्टा क्यू को क्या कह सकते हैं, बी डी भी कह सकते हैं और एस एम भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आर पॉइंट पर अगर हम इलास्टिसिटी मापना चाहें तो हमारे पास ये फार्मूला पहले से ही दिया हुआ है, पहले से हम फार्मूला जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी इंटू क्यू। इसे हम ठीक से समझते हैं। तो अब एट द पॉइंट आर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, बी डी। बी डी क्या है, डेल्टा क्यू। तो हमने डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। डेल्टा पी की जगह हम आर एस भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ ए सी लिख दिया इंटू ओ ए। ओ ए क्या है, प्राइमरी प्राइस ओ ए, तो हमने यहाँ लिख दिया ओ ए क्योंकि यहाँ पी है ऊपर, फिर डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू क्या है, प्राइमरी क्वांटिटी, तो ये है ओ डी, तो सॉरी ओ बी, तो हमने ओ ए प्राइमरी प्राइस और ओ बी प्राइमरी क्वांटिटी यहाँ हमने लिख दी। तो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूले के मेथड से फार्मूले के तरीके से हमें ये मिल गया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस आर पॉइंट पर क्या है, बी डी डिवाइडेड बाई ए सी इंटू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। अब आइए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि इस रेखा से या तो हम एस एम को बी डी लिख सकते हैं और ए सी को हम आर एस लिख सकते हैं। तो हम ओ बी डी और ए सी को आर एस और एस एम के रिस्पेक्ट में लिख लें तो हम ये कह सकते हैं कि नया फार्मूला को हम नया सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हो गया एस एम डिवाइडेड बाई आर एस इंटू ओ ए अपान ओ बी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम इसमें दो ट्रायंगल को ले लें। पहला ट्रायंगल है आर एस एम और दूसरा ट्रायंगल है आर बी क्यू। पहला फिर से ट्रायंगल आर एस एम और दूसरा ट्रायंगल आर बी क्यू। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों होमोजीनियस हैं। तो जो अलजेब्रिक थ्योरम होते हैं उनसे ये समरूप त्रिभुज हैं आर एस एम और आर बी क्यू, क्योंकि दोनों के जो पहला प्रारंभिक कोण है वो 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ये कोण दोनों में एक ही है तो ये दोनों बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे।
तीनों भुजाओं के अगर एंगल बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो होमोजीनियस हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एस एम डिवाइडेड बाई आर एस, एस एम डिवाइडेड बाई आर एस वो किसके बराबर होगा, बी क्यू डिवाइडेड बाई आर बी या ओ ए, आर बी कहें चाहे ओ ए कहें, बात एक ही है। तो इसका मतलब कि जो ट्रायंगल आर बी क्यू, ट्रायंगल आर एस एम दोनों समरूप हैं, तो पहले ट्रायंगल का लंब और आधार और लंब का जो अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज के भी आधार और लंब के अनुपात के बराबर होगा। तो एस एम डिवाइडेड बाई आर एस इज इक्वल टू बी क्यू अपान आर बी की जगह आर बी लिखें चाहे ओ ए लिखें। तो इसका मान एस एम डिवाइड बाई आर एस, आप देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें एस एम डिवाइडेड बाई आर एस इंटू ओ ए अपान बी, तो एस एम डिवाइड बाई आर एस की जगह हम क्या लिख दें, ओ बी डिवाइड बाई आर बी या ओ ए। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से एस एम डिवाइडेड बाई आर एस का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई आर बी इंटू आर बी डिवाइडेड बाई ओ बी। तो आर बी से कट जाएगा, आर बी से कट जाएगा, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बची, प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी क्यू डिवाइडेड बाई ओ बी। और ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस चित्र से हम फिर से देखें, ओ बी को हम ए आर भी लिख सकते हैं और उसे हम सी एस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक नया प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ गई इस चित्र के माध्यम से, और वो हो गई बी क्यू, और वो हो गई बी क्यू अपान ओ बी या ए आर। अब फिर से हम एक त्रिभुज की बात कर लें, फिर से हम इसमें एक थ्योरम अप्लाई करें। तो वो थ्योरम क्या है, आप फिर से देखें, त्रिभुज एक ट्रायंगल हम लेते हैं आर बी क्यू और एक ट्रायंगल हम लेते हैं पी ए आर। फिर से हम देखें, पहला ट्रायंगल हम लेते हैं आर बी क्यू और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं पी ए आर। इसमें भी देखिए एकांतर कोण है, त्रिभुज बराबर हैं, तो वही अलजेब्रिक थ्योरम यहाँ काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर बी क्यू और ट्रायंगल पी ए आर ये समरूप हैं, तो हम यहाँ ये कह दें कि आधार और कर्ण का अनुपात दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाई पी आर। फिर से करें, हम क्या कहेंगे कि बी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाई पी आर। हम इस थ्योरम से निकाल सकते हैं, हमने लिखा है कि हमारा जो ट्रायंगल है आर बी क्यू ट्रायंगल पी ए आर ये समरूप हैं, तो बी क्यू अपान आर क्यू इज इक्वल टू ए आर अपान पी आर। तो देखिए यहाँ पर बी क्यू अपान ए आर लिखा हुआ है, बी क्यू अपान ए आर लिखा है, तो हम थोड़ा यहाँ थोड़ा सा इसमें डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर लें, हम ए आर को यहाँ कर लें और आर क्यू को यहाँ कर लें, तो हम इसे ये जो हमारा जो हमने ये लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू अपान ए आर इज इक्वल टू आर क्यू अपान पी आर। ए आर को यहाँ कर लें, आर क्यू को यहाँ कर लें, तो हमारा नया आ गया बी क्यू अपान ए आर इज इक्वल टू आर क्यू अपान पी आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 से बी क्यू अपान ए आर की जगह आर क्यू अपान पी आर हम रख दें। यहाँ देखिए बी क्यू अपान ए आर है, बी क्यू अपान यहाँ ए आर यहाँ भी है, ये किसके बराबर है, आर क्यू अपान पी आर के। तो हम लिख सकते हैं कि ई पी इज़ इक्वल टू आर क्यू अपान पी आर। अब इस आर क्यू अपान पी आर को अगर हम यहाँ से देखें तो आर क्यू का क्या मतलब है, आर क्यू का मतलब है कि जहाँ पर हम इलास्टिसिटी माप रहे हैं वहाँ से लेके जहाँ ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को छू रहा है, मतलब पूरा लोअर सेगमेंट, डिवाइडेड बाई पी आर। पी आर का मतलब आर के ऊपर ये जो रेखा है, आर के ऊपर जो ये वाई को छुआ है, ये पूरा सेगमेंट। इसका मतलब कि पॉइंट इलास्टिसिटी आप किसी भी बिंदु पर, किसी भी डिमांड कर्व के किसी भी बिंदु पर अगर हम मांग की लोच मापना चाहें तो वो क्या होता है, उसके नीचे का भाग डिवाइडेड बाई उसके ऊपर का भाग, जब तक वो एक्सिस को छू न दे। इसका मतलब कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस ये बताता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट।
अगर हम इस पर मांग की लोच देखने का प्रयास करें एक डिमांड कर्व पर, तो हम ये पाएंगे कि डिमांड कर्व के बीच में जो बिंदु है वहाँ पर मांग की लोच 1 होगी, क्योंकि लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू द अपर सेगमेंट। तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर है तो उसका मान 1 आता है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 1 होगा। और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को छूता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को छूता है तो इसके नीचे लोअर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, तो लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट चाहे जो भी हो, अगर न्यूमरेटर 0 है तो इलास्टिसिटी का मान 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि आर बिंदु माने बीच की बिंदु से लेके एक्स एक्सिस तक के क्षेत्र में जो रेंज आता है, यहाँ आर है, जहाँ 1 है, जहाँ पर एक्सिस को टच किया वो 0 है, तो 1 यहाँ 0 यहाँ। इसका मतलब कि अगर इसके बीच में कोई भी किसी भी बिंदु पर अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापेंगे तो वह 1 से कम होगा और 0 के नज़दीक होगा। इसका मतलब आर बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगा और 0 के नज़दीक आएगा। अगर हम ऊपर की तरफ चलें जहाँ वाई एक्सिस को छुआ तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट यहाँ 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो भागफल अनंत आता है। तो इसका मतलब डिमांड कर्व जहाँ वाई एक्सिस को छूती है वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। और इसका मतलब ये है आर पर 1 और वाई एक्सिस को जहाँ छूती है वहाँ पर अनंत, तो बीच का जो क्षेत्र है उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापेंगे तो वह 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर लोअर सेगमेंट हमेशा अपर सेगमेंट से बड़ा होगा। तो दिस इज़ अ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।